वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं सामविका नर्सिंग क्लासेस के ऊपर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन जो स्टूडेंट है वो नॉट सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एचजीपीजीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, केजीएमओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आरएमएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब जो कि नर्सिंग से रिलेटेड है उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए एक मेन टॉपिक है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। बहुत ही कॉमन टॉपिक है और हर एग्जाम के अंदर इसके 1 से 2 एमसीक्यू जरूर देखे जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे और आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन पढ़ने से पहले अपन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं अपने कार्डियोलॉजी का। कि पल्मोनरी जो आर्टरी और वेन है वो होती कहां पर है। तो अपने पास के अंदर सबसे पहले अपन बनाते हैं हार्ट। ठीक है। हम्म, ठीक है। पास के अंदर हार्ट, ये हो गया अपने पास के अंदर राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, ये हो गया अपने पास के अंदर लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया अपने पास के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर की साइड में आती है सुपीरियर वेना कावा, नीचे की साइड में आती है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड होता है बॉडी का, वो सारा डालती है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, तो राइट एट्रियम से सारा ब्लड जाता है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल सारा डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड किस में डाल देता है, पल्मोनरी आर्टरी में। किसके अंदर डाल देता है, पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी सारा ब्लड लेके चल जाती है अपने पास के अंदर लंग्स के पास के अंदर। ठीक है। अब लंग्स जो होता है ना, लंग्स उसको क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड कर देता है, और जो सारा ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा किसके अंदर आता है, पल्मोनरी वेन, ये वाली पल्मोनरी वेन जो उसके द्वारा आता है लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं बाइकस्पिड वॉल। तो जो लेफ्ट एट्रियम है वो सारा ब्लड डालेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल सारा ब्लड डाल देगा अपने किसके अंदर, अरोटा में, और वो ब्लड पूरा बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। तो ब्लड जो ब्लड मतलब लंग्स के अंदर जो ब्लड लेके जाती है ना, वो अपने पास में पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स से जो ब्लड लेके आती है वापस हार्ट में, वो होती है पल्मोनरी वेन। तो इन दोनों के अंदर जो हाइपरटेंशन देखने को मिलता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन अपन उसको बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension is a pathological condition characterized by abnormal high blood pressure in pulmonary arteries. ठीक है, the vessels that carry blood from right side of heart to the lungs. ठीक है। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड द्वारा लगाया गया जो दाब होता है ना, वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। और पल्मोनरी आर्टरी काम क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ब्लड को लेके जाती है लंग्स के अंदर। तो उसके अंदर अगर हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा तो वो क्या कहलाता है, वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहलाता है। ठीक है। तो अब पहले बात आती है कि जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है वो होता क्या है, या नॉर्मल हाइपर मतलब नॉर्मल प्रेशर कितना होता है पल्मोनरी वेन का, तो पल्मोनरी आर्टरी का, तो मैं यहां पे लिख देता हूं नॉर्मल प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी
वो होता है अपने पास के अंदर 25 mm Hg। कितना होता है? 25 mm Hg होता है। और अगर ये प्रेशर 25 mg से ज्यादा होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, ठीक है, या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन अपन उसको बोलेंगे, ठीक है। कई बुक्स के अंदर आपको मोर देन 30 mm Hg भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसकी रेंज आप बोल सकते हो 25 से 30 mm ऑफ Hg से अगर ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है पल्मोनरी आर्टरी में तो वो क्या कहलाता है? वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहलाता है। तो अब अपन बात करते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन के टाइप्स की, ठीक है। जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है ना, उसको बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला होता है प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, दूसरा होता है सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, प्राइमरी मतलब इसका जो प्राइमरी कॉज वो क्या होगा? यस, या तो खुद पल्मोनरी आर्टरी हो सकती है, या फिर हार्ट हो सकता है, या फिर सीओपीडी मतलब लंग्स हो सकता है। बट जो प्राइमरी मतलब प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज अनकॉमन डिजीज विथ द डायग्नोसिस इज मेड बाय एक्सक्लूडिंग ऑल अदर पॉसिबल कॉजेज। मतलब जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन का जो टाइप है प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, उसको किसी भी क्लास के अंदर क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जो क्योंकि जो प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ना, उसका जो एग्जैक्ट कॉज होता है ना वो अननोन होता है, ठीक है। क्या होता है? पेशेंट के अंदर जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है, बट है ना वो डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा कि इसका जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो क्यों है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को अपन बोलते हैं प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया, अपन ने डायग्नोसिस करा कि यार इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। अब आप उस दूसरी डिजीज को ढूंढ रहे हो कि जिसके कारण पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज हुआ है, तो वो आपको नहीं मिलेगी, तो वो अननोन कहलाएगी, ठीक है। अननोन या फिर आइडियोपैथिक कहते हैं। तो इस टाइप के जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है ना, इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पल्मोनरी hypertension primary pulmonary hypertension exists with no evidence of pulmonary and cardiac disease and pulmonary embolism। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ना, जब अपन उसको डायग्नोसिस निकालने के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, ना तो उसके अंदर आपको कार्डियक कॉज मिलेगा, ना उसके अंदर रेस्पिरेटरी कॉज मिलेगा, इवन पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको पेशेंट में एक ही चीज शो होगी, वो कहलाएगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और उस टाइप के हाइपरटेंशन को अपन बोलते हैं प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब आता है अपने पास के अंदर सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो जैसे कि इसका जो नाम है ना सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब किसी और डिजीज के कारण ये हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या दिया अपन ने? सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन अपन ने इसका नाम दिया है, ठीक है। तो सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज मोर कॉमन एंड रिजल्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग कार्डियक और पल्मोनरी डिजीज। मतलब कि क्या हुआ कि जो सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ना, ये मोर कॉमन होता है, ठीक है। जो सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ये मोर कॉमन होता है, और इसके अंदर आपको कार्डियक कॉज और रेस्पिरेटरी कॉज ये दोनों आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। हो सकता है कोई कार्डियक डिजीज हो सकता है कोई रेस्पिरेटरी डिजीज हो। इन डिजीज के कारण ये पेशेंट को क्या कॉज हुआ है? पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज हुआ है। और इस टाइप के हाइपरटेंशन को अपन क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलेंगे, ठीक है। मैं एक बार वापस बता देता हूं, अगर पेशेंट के अंदर डायग्नोसिस के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन आया है, बट उसके साथ में कोई दूसरी डिजीज देखने को नहीं मिल रही है या डायग्नोसिस नहीं हो रही है, तो उस टाइप का पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहलाएगा प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। अब मान लीजिए पेशेंट को हाइपरटेंशन पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुआ है और आपने अदर डायग्नोसिस किया जिसके अंदर कोई कार्डियक डिजीज देखने को मिल गई या फिर कोई रेस्पिरेटरी डिजीज देखने को मिल गई ना, तो उस टाइप का पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या कहलाएगा? सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहलाएगा, ठीक है। The prognosis depend on the severity of the underlying disease and changes in the pulmonary vessels bed, ठीक है। जो सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन का जो प्रोग्नोसिस, ठीक है,
प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि जो अपन उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे या डायग्नोसिस कैसे करेंगे, वो सारा डिपेंड करता है कि जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो हुआ कौन से डिजीज के कारण है। अगर वो डिजीज लीथल है तो उसका प्रोग्नोसिस लंबा होगा, ठीक है। और साथ में एक और चीज डिपेंड करेगी कि उसने पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर कितना प्रेशर क्रिएट किया है, और जो पल्मोनरी आर्टरी की जो वेसल है ना उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है। द कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज पल्मोनरी आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्शन ड्यू टू हाइपोक्सिया फ्रॉम सीओपीडी, ठीक है। तो जो सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है ना, इसका मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है, मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है ना वो होता है अपने पास के अंदर सीओपीडी। सीओपीडी का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज होता है, ठीक है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज होता है जिसके कारण क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी है ना उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है मतलब वो नैरो होने लग जाती है। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होगा, नैरो हो जाएगी, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर कोई चीज नैरो और उसके अंदर से कोई चीज क्रॉस करेगी तो वो क्या करेगी, प्रेशर जनरेट करेगी। तो जिसके कारण क्या होता है, सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है सीओपीडी के कारण। अब अपन बात करते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन के कॉजेस की, कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता क्यों है। तो सेम सबसे पहले अपन बात करेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन के फर्स्ट टाइप प्राइमरी हाइपरटेंशन की, ठीक है। अब अपन को पता है कि जो प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ये आइडियोपैथिक था, इसका कोई कोई भी कॉज अपन को पता नहीं है ना, बट फिर भी अपन मान के चलते कि इनके कारण ये हो सकता है। सबसे पहला आता है अल्टर्ड इम्यून मैकेनिज्म। अल्टर्ड इम्यून मैकेनिज्म का मतलब होता है कि पेशेंट की जो इम्यूनिटी है ना वो बिगड़ गई, ठीक है। जैसे कि एचआईवी, एड्स, है ना, ऐसी कुछ डिजीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम होता है ना या जो इम्यून मैकेनिज्म होता है वो गड़बड़ा जाता है। तो हो सकता है इनके कारण प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिले। दूसरा आता है साइलेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। साइलेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब है कि पल्मोनरी जो आर्टरी उसके अंदर एम्बोलिज्म बन चुका है बट अपन को वो डायग्नोसिस नहीं हो रहा है। दूसरा आता है रेनॉल्ड फिनोमिना, ठीक है। रेनॉल्ड फिनोमिना के कारण भी क्या होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है जैसे इंडियन गवर्नमेंट की आती है माला एन माला डी, ठीक है। लिविनो गैस्ट्रोल की पिल्स आती है, प्रोजेस्टेरोन की पिल्स आती है, ठीक है। और एक और नवी गवर्नमेंट ने ऐड करी सिंड्रोमान या फिर छाया के नाम से। तो जो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है अपन मान के चलते हैं इनके कारण भी क्या हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो आरबीसी का जो जो शेप होती है ना वो क्या हो जाती है, वो क्वेश्चन मार्क शेप की हो जाती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, अब आरबीसी अगर क्वेश्चन मार्क शेप के कारण होगी तो जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है वो इससे अटैच नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो हो सकता है उसके कारण भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिले। फिर आता है कोलेजन डिजीज। कोलेजन डिजीज क्या मतलब होता है कि हो सकता है जो ब्लड कोगुलेशन की जो फैक्टर्स है उनके अंदर दिक्कत है, फिब्रिनोजन के अंदर दिक्कत है या फिर प्लेटलेट्स के अंदर दिक्कत है, तो उनके कारण देखने को मिल सकता है। तो ये जो है ये सब किसके किसके कॉजेज है, ये प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के कॉजेज है। पल्मोनरी जो प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो आइडियोपैथिक होता है, उसके जो कॉजेज है वो अननोन होते हैं, बट अपन मान के चलते कि इनकिन इनकिन जो डिजीज है ना ये जो अपन ने बात करी इनके कारण वो हो सकता है। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन की, कि जो सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन अपन ने अभी देखा था, जो सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है वो क्यों होता है, वो किसी अदर डिजीज के कारण कॉज होता है। कि मतलब जो पेशेंट है उसको या तो कार्डियक डिजीज है या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज है, उसके कारण उसको क्या कॉज हुआ है, सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज हुआ है। तो सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर पल्मोनरी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ड्यू टू हाइपोक्सीमिया, ठीक है। तो क्या हो गया, जो पल्मोनरी जो आर्टरी है ना,
जो पल्मोनरी आर्टरी ना उसके अंदर क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, ढंग से जो जो लंग है उसको ढंग से ब्लड नहीं मिला, तो उसने ढंग से ऑक्सीजनेटेड नहीं किया, तो जिसके कारण क्या हो गया, बॉडी के अंदर हाइपोक्सीमिया हो गया, मतलब बॉडी के अंदर क्या बढ़ गया, CO2 बढ़ गया। फिर आता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको अपन ने बोला था COPD, ठीक है, COPD के कारण भी क्या होता है, सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। फिर आता है अपने पास के अंदर काइपोस्क्लेरोसिस, ओबेसिटी, मोटापे के कारण भी क्या होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। और ओबेसिटी के कारण ही अपन को एक और चीज देखने को मिलती है, हिपेटोमेगेली, मतलब लीवर का साइज भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड, जो लोग ऊंचाई वाले एरिया में रहते हैं ना, जहां पर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है, उनके अंदर भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है, किसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज के कारण मसल जो है वो अफेक्ट हुई है, तो उसके अंदर भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, एम्बोलिज्म, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, उसके कारण देखने को मिलेगा। वेस्कुलाइटिस, ठीक है, वेसल्स की कोई डिजीज है, मैक्रोवेस्कुलाइटिस होता है और माइक्रोवेस्कुलाइटिस होता है, ठीक है, दो टाइप के वेस्कुलाइटिस होते हैं, हाँ, माइक्रोवेस्कुलाइटिस होता है और मैक्रोवेस्कुलाइटिस होता है, मतलब बड़ी वेसल्स का इन्फ्लामेशन और छोटी वेसल्स का इन्फ्लामेशन, तो उनके कारण भी क्या देखने को मिलता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस जो होता है ना, ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है, ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है, जो कि किसके अंदर देखने को मिलता है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो अरोटा और जो पल्मोनरी, पेटेंट डक्टस आर्टरी में आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ, सिंपल सा डायग्राम लेते हैं, ठीक है, ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये आगे सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। यहां से क्या निकला, यहां से निकली अपने पास के अंदर पल्मोनरी आर्टरी, यहां पर आके जुड़ गई अपने पास के अंदर पल्मोनरी वेन, और यहां से क्या निकलती है, यहां से निकली अपने पास के अंदर अरोटा, ठीक है। तो जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा ना, इसके बीच के अंदर ज्वाइंट बन जाता है, तो जिसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड होता है ना वो मिक्स होने लग जाता है बच्चे का। तो इस जो ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर है ना, इसको अपन बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है। ये ए साइनोटिक डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर बच्चा जो होगा वो सर्वाइव कर सकता है, बट अपन को इसको जो ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, मतलब जो ये बीच में कम्युनिकेशन बनाना, इसको बनाए रखना पड़ेगा जब तक कि वो एक सर्टेन एज नहीं ले लेता, उसके बाद अपन सर्जरी करेंगे और इस कम्युनिकेशन को बंद कर देंगे, ठीक है। बट अपन को जब तक वो एक सर्टेन एज में नहीं आता, तो इस पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस को ओपन करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस होता है वो एसाइनोटिक डिजीज होती है न्यूबॉर्न की, और ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और मैं आपको एक जनरल व्यू बता देता हूं कि जो ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस होता है ना, इसको ओपन रखने के लिए अपन जो टैबलेट आती है आइबुप्रोफेन, वो देते हैं इसके अंदर। अब आता है अपने पास के अंदर आर्टीरियोसेप्टल डिफेक्ट। आर्टीरियोसेप्टल डिफेक्ट भी कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है, जिसके बीच में क्या होता है कि जो एट्रियम है ना, उनके बीच में एक ओपनिंग बन जाती है, उसको बोलते हैं अपन आर्टीरियोसेप्टल डिफेक्ट। इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। फिर आता है वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट का मतलब होता है कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या बन जाएगी, ओपनिंग बन जाएगी। इसके भी तीन टाइप होते हैं, मेम्ब्रेनस होता है, सेप्टल होता है। तो वो सारे क्या होते हैं, कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है। इन सब के कारण भी क्या हो जाता है, जो ये अपने पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो ये जो अपन ने सबकी बात करी, ये क्या होता है, ये सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। अब अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की, कि जो पेशेंट है उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ना, उसका मोस्ट कॉमन और जो मेन सिम्टम होता है ना, वो होता है डिसिप्निया। डिसिप्निया का मतलब क्या होगा, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी, डिसिप्निया। इसको आपको स्टार करके लिख लेना है, आप और कुछ लिखो नहीं लिखो, साइन एंड सिम्टम में ये जरूर लिखना है कि जो पेशेंट होता है उसको अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, तो क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट को डिसिप्निया देखने को मिलेगा, ठीक है। सब स्टर्नल चेस्ट पेन होगा उसको, सब स्टर्नल मतलब ऐसा लगेगा स्टर्नम के यहाँ पे दर्द हो रहा है उसको, तो सब स्टर्नल चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। फटीग देखने को मिलेगी, पेशेंट जल्दी थक जाएगा। सिनकोप,
सिनकोप देखने को मिलेगा, एडिमा एडिमा देखने को मिलेगा। और एडिमा भी कैसा देखने को मिलेगा, बेसिकली पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलता है। पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलता है। और पेरिफेरल में भी कहां पर देखने को मिलता है, एंकल एडिमा। एंकल एडिमा उनको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में आता है एसाइटिस। जो पेरिटोनियम है उसके अंदर क्या बढ़ जाएगा, फ्लूइड बढ़ जाएगा, फ्लूइड इन पेरिटोनियम। ठीक है, जो लेयर होती है ना अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, पेरिटोनियम, उसके अंदर क्या हो जाएगा, फ्लूइड बढ़ जाएगा। 60 में देखने को मिलेगा चेस्ट डिस्कम्फर्ट, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि मेरा हार्ट में कुछ तो हो रहा है जिसके कारण मेरे को थकान हो रही है, चेस्ट पेन जैसा फील हो रहा है, मेरे को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। तो ये जो है ये कॉमन साइन एंड सिम्टम है जो अपन को देखने को मिलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर। अब यहां से चालू होता है अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। कि आप किस तरह आइडेंटिफाई करोगे कि इस पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डायग्नोसिस होगा ना, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लेंगे हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है, नंबर 1 पे अपन क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। पेशेंट से साइन एंड सिम्टम पूछेंगे, प्लस उसको ये पूछेंगे कि आपको एक्सरसाइज करते समय या काम करते समय, या फिर जब आप ऐसा होता है कि आप कुछ ज्यादा काम कर लेते हो तो आपको कैसा फील होता है, या फिर आपको पेन होता है वो कहां पर होता है, ये सब अपन हिस्ट्री टेकिंग में लेंगे। दूसरा अपन चेक करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेक करेंगे पेशेंट को कहीं सीओपीडी तो नहीं है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पता लगाएंगे। हिस्ट्री मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। उसके बाद में जो अपन एग्जामिनेशन करेंगे वो आता है अपने पास के अंदर ईसीजी। ठीक है, ईसीजी चेक करेंगे पेशेंट की। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ ईसीजी के अंदर अपन क्या देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखेंगे। अब वेंट्रिकुलर अपन किसके अंदर देखते हैं, वेंट्रिकुलर अपन देखते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, मतलब जो उसका वेंट्रिकल है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वेंट्रिकल को देखेंगे ना, तो आप देखना यहाँ पर जितनी भी अपने पास के अंदर जो पीक्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना वो बड़ा है, ये देखो, ये देखो। ठीक है, नीचे भी आप देख सकते हो आराम से। तो ये क्या है, ये होता है सबसे पहला राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। दूसरा अपने पास के अंदर आता है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, सॉरी अपन को क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा राइट एक्सिस डेविएशन। मतलब जो ईसीजी का जो एक्सिस है ना वो चेंज हो जाएगा। और वो अपन किसके अंदर देखते हैं, अपन वो अपन देखते हैं लीड 1, ये रही लीड 1, और अपन देखेंगे एवीएफ के अंदर। ठीक है, तो जो राइट एक्सिस डेविएशन देखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना वो लीड 1 के अंदर तो होना चाहिए नेगेटिव, ये देखो ये रहा नेगेटिव नीचे। ठीक है, और जो एवीएफ है ना उसके अंदर होना चाहिए पॉजिटिव, ये रहा, ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे का ऑपोजिट हो गए, जिसके कारण अपन ने उसको क्या बोला, राइट एक्सिस डेविएशन। और अगर अपन डिग्री की बात करें ना, तो पेशेंट का हार्ट 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आ जाएगा। मतलब जो पेशेंट का हार्ट का जो एक्सिस है ना वो 90 से 180 के बीच में आ जाएगा। और वो किसके अंदर चेक करेंगे, लीड 1 और एवीएफ में चेक करेंगे। लीड 1 में तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नेगेटिव, और एवीएफ के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पॉजिटिव, जिसके कारण अपन उसको बोलते हैं राइट एक्सिस डेविएशन। साथ में अपन को टॉल टिंटेड आर वेव देखने को मिलेगी वी के अंदर, V1 के अंदर, ये रही V1। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, ये देखो ये टॉल टिंटेड आर वेव, ये देखो कितनी ऊंची ऊंची बनी हुई है इसके अंदर, एक नॉर्मल आर वेव से ऊंची है ये। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है, अब क्या देखने को मिलेगा, अब जब वेंट्रिकुलर पे प्रेशर पड़ रहा है तो सीधी सी बात है एट्रियम पे भी प्रेशर पड़ रहा होगा, तो राइट एट्रियम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो किस में देखेंगे, वो पी वेव में देखेंगे। तो लीड सेकंड, ये रही लीड सेकंड, तो इसके अंदर आप ये देखो, ये पी वेव की जो साइज है वो बड़ी है, ये देखो।
नॉर्मल कैसे बनाते हैं अपन, ईसीजी यू बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये साइज होता है पी वेव का, इसके अंदर देखो चेंज है, तो ये किसको डिनोट करता है, ये टॉल पी वेव को डिनोट करता है वी लीड सेकंड में। अब लास्ट में आता है प्रोलॉन्ग क्यू टी सेगमेंट, जो क्यू और टी, जैसे ये पी या क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, तो जो ये क्यू टी है ना, क्यू टी सेगमेंट जो है यहां से लेके यहां तक का जो सेगमेंट है ये लॉन्ग हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो यहां पर है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे ये देखो, ये बना क्यू और ये हो गया यहाँ पे लॉन्ग, ये बीच का गैप बढ़ गया, ठीक है, ये गैप इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, यहाँ देख लो, ठीक है। साथ में यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी देखो कितना गैप इंक्रीज हो गया, ये रहा, ये तो आ गई क्यू वेव, यहाँ पर आ रही है टी वेव, और इसका गैप देखो, ठीक है। साथ में पेशेंट के क्या देखने को मिलेंगे, हार्ट बीट इंक्रीज, ट्रैकिकार्डिया, ठीक है, ट्रैकिकार्डिया देखने को मिलेगा। इसलिए देखो हर क्यूआरएस सेगमेंट के बीच का जो रेशियो है ना वो अलग अलग है, क्योंकि इनरेगुलर हार्ट बीट और पेशेंट की हार्ट बीट क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। तो ये अपन को देखने को मिलेगा ईसीजी फाइंडिंग के अंदर, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, राइट एक्सेस डिविएशन देखने को मिलेगा, और ट्रैकिकार्डिया देखने को मिलेगा। साथ में पी वेव जो है वो कैसी हो जाएगी, टॉल हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं, जब अपन पेशेंट का चेस्ट एक्सरे निकालेंगे ना, तो उसमें अपन को क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो देखो, आपको यहां से दिख ही रहा है, ये पेशेंट का हार्ट है, ये रहा, ठीक है। इसकी साइज देखो, इसकी साइज काफी बड़ी है, ठीक है। तो क्या हो गया, कार्डियोमेगेली। पेशेंट के अंदर सबसे पहला जो चेस्ट एक्सरे होगा उसमें क्या देखने को मिलेगा, कार्डियो कार्डियोमेगेली देखने को मिलेगी। जो हार्ट का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्या हो गया है, हाइपरट्रॉफी हुई है। अभी अपन ने ऊपर जो ईसीजी देखी थी ना, उसके अंदर अपन ने लिखा था राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, कि जो वेंट्रिकल का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया, जिसके कारण हार्ट का साइज भी क्या हो गया, इंक्रीज। हार्ट का साइज भी क्या हो चुका है, इंक्रीज, ठीक है। साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर आप यहां पर अच्छे से देख पा रहे हो ना, तो ये देखो, ये एक शेडो बन रही है इसके अंदर। ये किसकी शेडो है, ये पल्मोनरी आर्टरी की शेडो है। इस आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा जनरेट हो रखा है ना, इसके कारण ये क्या हो रखा है, यहाँ पे शेडो बन रखा है। तो यहां से भी अपन को आइडेंटिफाई होता है कि जो पेशेंट है ना उसको क्या हो चुका है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो चुका है, ठीक है। तो ये अपन देखेंगे चेस्ट एक्सरे के अंदर। अब आता अपने पास के अंदर इको इको कार्डियोग्राफी देख लेते हैं अपन। जो पेशेंट का जब अपन इको कराएंगे ना, तो पेशेंट के इको के अंदर अपन क्या चेक करेंगे, अपन पल्मोनरी आर्टरी का एक तो प्रेशर चेक करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी का एक तो अपन प्रेशर चेक करेंगे, ठीक है। साथ में अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे हार्ट के फंक्शन को, असेस हार्ट फंक्शन। और बेसिकली मेन अपन कार्डियो जो इको कार्डियोग्राफी कराते हैं ना, इसके अंदर अपन क्या चेक करेंगे, अपन इसके अंदर इजेक्शन फ्लेक्शन को चेक करेंगे। अपन क्या चेक करेंगे, इजेक्शन फ्लेक्शन को चेक करेंगे कि कितना इजेक्शन फ्लेक्शन आ रहा है। अब आता है अपने पास के अंदर सिटी एंजियोग्राफी, कि जब अपन पेशेंट का सिटी करवाएंगे ना, तो अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो देखो, आपको ये दिख रही होगी ना, ये वाली पार्ट, ये तो क्या है, ये अपने लंबर वर्टिब्रा है, या कौन सी है, ये थोरेसिक वर्टिब्रा है अपने, ठीक है। ये आ गई थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है। तो थोरेसिक वर्टिब्रे यहां पर है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया पोस्टीरियर। ये आ गया अपने पास के अंदर एंटीरियर, और ये आपको ये आगे जो दिख रहा है ये क्या है, ये है स्टर्नम, ठीक है। ये साइड में आ गई अपने रिब्स, ठीक है। तो अब आपको देखो, ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है, ये है अरोटा। और कौन सी अरोटा, ये है सुपीरियर अरोटा, यहां पर नीचे से दिखेगी इंफीरियर, ठीक है। अब आप देखना कि ये जो है ना, ये यहां पर आई, इसका साइज
और इसके साइज दोनों में बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि ये पल्मोनरी वेन है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, और अपन क्या पढ़ रहे हैं? पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। और इसी के कारण जब सीटी एंजियोग्राफी देखेंगे ना, तो जो बाकी की जो वेसल्स है ना, उसके मुकाबले पल्मोनरी आर्टरी का जो साइज है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज, जो अपन को यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह अपन इसका डायग्नोसिस बनाएंगे। साथ में अपन कराएंगे पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, जिसके अब अपन क्या आइडेंटिफाई करेंगे? पल्मोनरी कॉजेस को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, पल्मोनरी कॉजेस को आइडेंटिफाई करेंगे। जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है ना, ये बेसिकली अपन हार्ट डिजीज, लंग्स डिजीज का पता लगाने के लिए करते हैं कि जो रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज है या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज है। और इसके अंदर अपन क्या करते हैं? इसके अंदर अपन वीक्यू, है ना, वीक्यू रेशो चेक करते हैं। वीक्यू वीक्यू का रेशो चेक करेंगे, उससे अपन को पता लग जाएगा कि रेस्ट्रिक्टिव हार्ट डिजीज है या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज है। अब आता है इसका सबसे मेन, ये 5 स्टार लगा लेना आप इसको। और इसी का मतलब जो राइट हार्ट कैथेटराइजेशन जो होता है ना, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन का। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है पल्मोनरी हाइपरटेंशन का? राइट हार्ट कैथेटराइजेशन। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन आए और ऑप्शन के अंदर राइट हार्ट कैथेटराइजेशन आए, तो आपको इसी को सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन का। इसमें अपन क्या करते हैं? अपन इसके अंदर आइदर फीमोरल वेन, आइदर रेडियल वेन, ठीक है, या फिर ब्रेकियल वेन, तीनों में से जो भी सूटेबल होती है वहां से कैथेटर को इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, उस कैथेटर को अपन सुपीरियर या इंफीरियर वेना कावा से अंदर लेके जाएंगे और फिर उसको डालेंगे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से हो जाएगा राइट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से अपन उसको कहां पर डाल देंगे? पल्मोनरी आर्टरी में। और ये कैथेटर जाके अपन को पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बता देगा। और ये क्या होता है? ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है, आपको यहां तक की वीडियो समझ में आई होगी। तो अब अपन पढ़ते हैं इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जो इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना, तो इसका जो सबसे मेन जो होता है ना, द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज मैनेज द अंडरलाइन कार्डियक और पल्मोनरी कंडीशन। कि जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ना, उसको ट्रीट करने का एक ही गोल होता है कि ना, जो उससे रिलेटेड जो डिजीज है ना, उसको ठीक करो। अगर वो डिजीज ठीक हो गई ना, तो ऑटोमेटिकली पल्मोनरी आर्टरी का जो हाइपरटेंशन है वो भी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट पेशेंट विथ प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन डू नॉट हैव हाइपोक्सीमिया एट रेस्ट बट रिक्वायर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन विथ एक्सरसाइज। मतलब कि क्या होता है? जो सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के पेशेंट है, जब वो एक सर्टेन स्टेज पार कर जाते हैं और क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाते हैं ना, तो उनको तो मैंडेटरी ऑक्सीजन देनी है। बट जो प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं ना, उनके अंदर नॉर्मली ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, बट वो कई बार एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, तो उनको सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन तो देनी पड़ जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है आप कह सकते हो इसके अंदर मैंडेटरी है। अब आता है इसके अंदर क्या आएगा? ट्रीटमेंट शुड इंक्लूड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। इसको 5 स्टार एमसीक्यू लिख लेना। ठीक है, अगर आपसे डायग्नोसिस के अंदर या फिर ट्रीटमेंट में पूछा जाए ना कि आप किस चीज को बंद करोगे, तो आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर देना है। कि जो पेशेंट का जो फ्लूइड है, मतलब वो जो लिक्विड अमाउंट में जो डाइट ले रहा है या वाटर ले रहा है ना, उसको लिमिटेड कर देना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, कि अपन मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मेडिकल मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स क्या करेगा? रिमूव करेगा एक्सेसिव फ्लूइड को, रिमूव एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम बॉडी। ठीक है, जो डायूरेटिक्स होंगे ना, वो एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करेंगे बॉडी से। दूसरा अपन देंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज। जो कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज होती है ना, ये क्या करती है? इंक्रीज करती है एक्टिविटी ऑफ
कार्डियक फंक्शन को, तो अपन लिखेंगे टू इम्प्रूव कार्डियक फंक्शन। जो कार्डियक ग्लाइकोसाइडिक ड्रग्स होती है ना, ये कार्डियक फंक्शन को इंप्रूव करेगी। फिर आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्यों देंगे? कैल्शियम चैनल अपन देंगे टू ट्रीट दी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो आप इसको लिख लो टू वेसो डायलेशन। ठीक है, हाइपरटेंशन, जो नॉर्मल हाइपरटेंशन होता है उसके अंदर अपन देते हैं ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, वो कौन सी होती है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती है, तो वो अपन देंगे। साथ में ना आईवी प्रोटासाइक्लिन देंगे। ठीक है, आईवी प्रोटासाइक्लिन जो होगी ना, ये करेगी, मैं इसको यहां पर लिखता हूं अच्छे से। ठीक है, आईवी प्रोस्टासाइक्लिन, ये ड्रग देंगे अपन आईवी थ्रू। ये करेगी, ये डिक्रीज करेगी वेस्कुलर रेजिस्टेंस को। ठीक है, ये डिक्रीज करेगी वेस्कुलर रेजिस्टेंस को। ठीक है, प्रेशर को डिक्रीज करेगी। ठीक है, और साथ में क्या करेगी? ये इंक्रीज करेगी कार्डियक आउटपुट को। ठीक है, ये क्या करेगी? कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगी। तो आईवी प्रोस्टासाइक्लिन ड्रग देंगे अपन, जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करेगी, प्रेशर को कम करेगी, इंक्रीज करेगी कार्डियक आउटपुट को। लास्ट में अपन एंटीकोगुलेंट चलाएंगे सच एज वारफेरिन, जो कि क्या करेगी? ब्लड को पतला करने का काम करेगी ताकि ब्लड फ्लो इजीली हो सके। अब अगर पेशेंट, इन सब के बाद भी अगर पेशेंट का पल्मोनरी हाइपरटेंशन ठीक नहीं होता ना, तो कुछ सेलेक्टिव पेशेंट होते हैं जिनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है, तो अपने पास में एक ही ऑप्शन बचता है, या तो हार्ट ट्रांसप्लांट कर दो या फिर लंग्स ट्रांसप्लांट कर दो। ठीक है, और कभी कभी क्या करते हैं, एक है ना आर्टिफिशियल ओपनिंग बना देते हैं अपन एट्रियम्स के बीच में। ठीक है, एट्रियम ओपनिंग क्रिएट्स। ठीक है, मतलब अपन आर्टिफिशियली दोनों एट्रियम के बीच में एक है ना ओपनिंग क्रिएट कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये तीन सर्जिकल मेथड होते हैं, या तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए या लंग ट्रांसप्लांट करो। अगर दोनों पॉसिबल नहीं है, जो कि बहुत मुश्किल है, इजी नहीं होता है, तो अपन क्या करेंगे? दोनों एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग क्रिएट कर देंगे, जिससे प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि ये जो अपन ने बातचीत करी, ये तो ठीक थी, बट इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। इसके मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन के अंदर जो सबसे पहला आता है, वो आता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। जो पेशेंट के राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल है ना, वो फेल हो जाएंगे। और जैसे पेशेंट का हार्ट फेल होगा, पेशेंट को क्या है? सीवियर कॉम्प्लिकेशन या सीवियर कंडीशन, या फिर अपन सीधी से बोले पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। हीमोप्टाइसिस, हीमोप्टाइसिस पेशेंट के जो कफ है, या फिर हीमोप्टाइसिस, ब्लड आएगा कफ के अंदर। ठीक है, एरिदमिया, पेशेंट की हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एरिदमिया देखने को मिलेगा। और सबसे सीवियर जो कॉम्प्लिकेशन होता है ना, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो थे, ये सीवियर कॉम्प्लिकेशन है पल्मोनरी हाइपरटेंशन के। तो अपन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं, या फिर ब्रीफ बात करते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, अपन ने बात करा कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होती क्या है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात करी थी डेफिनेशन। उसके बाद अपन ने पढ़े थे टाइप्स, दो टाइप्स थे पल्मोनरी हाइपरटेंशन के, प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। उसके बाद अपन ने पढ़े थे कॉजेस। ठीक है, प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन का अलग कॉजेस पढ़े थे, सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अलग कॉजेस पढ़े थे। फिर इसके बाद अपन ने पढ़े थे साइन एंड सिम्टम्स। फिर अपन ने मेन देखा था डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस पढ़ा था अपन ने। ठीक है, डायग्नोसिस में देखा था अपन ने ईसीजी देखी थी, चेस्ट एक्सरे देखा था, है ना। फिर जो अपन ने ना पल्मोनरी सिटी एंजियोग्राफी देखी थी, ये सब अपन ने किस में देखा था? डायग्नोसिस में देखा था। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा था? इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अपन ने एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट देखा था, या मेडिकल मैनेजमेंट देखा था, और लास्ट में फिर सेकंड अपन ने देखा था कौन सा? सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखे थे कॉम्प्लिकेशन।
तो ये सब चीजें अपन ने इस वीडियो के अंदर कवर करी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फर्दर जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके तरफ से भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूसरों तक भी पहुंच सके। थैंक यू।